नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन की। देखिए, किसी भी स्थान की वनस्पति किस पर निर्भर करती है। दोस्तों, किसी भी स्थान की वनस्पति वहाँ के तापमान, वहाँ की नमी, वहाँ की ऊंचाई और मिट्टी की परत की मोटाई आदि कारकों पर निर्भर करती है। देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वनस्पतियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मैदानों में आपको पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ एवं सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे 1500 मीटर की ऊंचाई के बाद आपको शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वनस्पतियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि किसी भी स्थान की वनस्पति वहाँ के तापमान, वहाँ की नमी और ऊंचाई आदि के कारण वहाँ की वनस्पति में परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे कि किसी स्थान का तापमान अधिक होगा और वहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर हमें सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। जैसे कि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर तापमान अधिक होता है और साथ ही वहाँ पर नमी की मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण हमें सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। अगर किसी स्थान पर तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है तो ऐसे स्थान पर रेगिस्तान बन जाते हैं, जिसके कारण हमें वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। उसी के कारण ऊंचाई ज़्यादा होने पर आपको शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती है। तो प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति को हमने 3 भागों में बांटा है: वन, घास स्थल एवं कटीली झाड़ियाँ। तो वन क्या होते हैं? दोस्तों, वन क्या हैं? ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं और जहाँ पर समूह में बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, उस स्थान को हम वन कहते हैं। तो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। इन सभी को अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकंड है घास स्थल। घास स्थल क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां आपको पेड़ नहीं देखने को मिलते, वहां आपको केवल घास देखने को मिलती है, उस स्थान को हम घास स्थल कहते हैं। तो घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो घास स्थल किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं? घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और ऐसा इलाका जहां पर आपको पेड़ देखने को नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं कांटेदार झाड़ियाँ की। तो कांटेदार झाड़ियाँ यह आपको रेगिस्तान में देखने को मिलती हैं। देखिए, रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी होती है, जिसके कारण वहाँ की वनस्पतियों में बड़े बड़े कांटे उगाते हैं। तो कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होती हैं। अगर रेगिस्तानी इलाके में पानी नहीं गिरेगा, यानी वहाँ शुष्क क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर जितने भी पेड़ आएंगे वो अपने पानी को बचाने के लिए कांटेदार झाड़ियों का रूप ले लेते हैं। तो कांटेदार झाड़ियाँ यह केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, जहाँ पर आपको बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलाव में मुख्य कारण हमें जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। किसी भी स्थान की वनस्पति वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु अच्छी है तो वहाँ पर वनस्पति भी अच्छी उगती है। तो वनस्पति किस पर निर्भर करती है? वनस्पति जलवायु पर निर्भर करती है। देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया है कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या हैं, इन्हें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी के फेफड़े हैं वो कहा जाता है ब्राज़ील के अमेज़न के वन को, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। चलिए अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन की। देखिए, वन को भी हमने कई प्रकार में बांटा है। इसमें
पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। देखिए, सदाबहार का मतलब होता है सदा हरा भरा रहने वाला। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मतलब वह एरिया जो हमेशा हरा भरा रहता है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितांत के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनुश, महोगनी आदि पाए जाते हैं। देखिए, सदाबहार वन जो होते हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और ये वन इतने अधिक घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इन वनों के अंदर धरती तक नहीं पहुंच पाता। सदाबहार वन भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में आपको सबसे अधिक सौर आपतन देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है और वहाँ पर वायु भी गर्म हो जाती है, जिसके कारण वायु में नमी धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। अगर वायु में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है मतलब वह संघनन की क्रिया करती है और फिर बारिश का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण वर्षा होती है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो वहाँ पर हमें अधिक वन देखने को मिलते हैं। देखिए, किसी भी स्थान के तापमान के द्वारा वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा वर्षा होती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय इलाकों में हमें पेड़ घने देखने को मिलते हैं। वहाँ की वनस्पति सदाबहार होती है। तो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के आसपास सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेज़न के वन। देखिए, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। एनाकोंडा, जैसे कि आप सभी जानते हो कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। एनाकोंडा मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा जाता है। तो जैसे कि आपने एनाकोंडा के बारे में जाना होगा, एनाकोंडा को मूवी में भी देखा होगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा सांप है और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह आपको अमेज़न के वन में भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। पर्णपाती क्या होता है? पर्णपाती ये शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ऐसे वृक्ष जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम आते हैं। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर कौन कौन से वृक्ष आते हैं? इसमें साल, सागवान, नीम एवं शीशम आते हैं। शीशम को फर्नीचर बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी माना जाता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। ये सारे जानवर पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन के बारे में हमने देखा कि यह भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन हैं और यह भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं साल, सागवान, नीम एवं शीशम। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं।
देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार देखने को मिलते हैं और ये मौसमी वन कहलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन की। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश मतलब 45 डिग्री अक्षांश। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों के किस किनारे पर पाए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस। यह दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इन सभी पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि शीतोष्ण सदाबहार वन यह मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं और यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, पूर्वी तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और यहाँ की कुछ वनस्पतियाँ हैं जैसे बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए जैसे आप चित्र में देख सकते हो यह किस प्रकार दिखते हैं। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन की। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन हमें देखने को मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फ्रीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी वृक्षों के नाम, जितने भी पेड़ों के नाम या जितने भी पक्षियों के नाम दिए गए हैं आपको इन सभी को याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको फिजेंट दिखाया गया है और साथ ही यहाँ पर आपको मोनाल दिखाया गया है। यहाँ पर आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन दिखाए गए हैं कि यह किस प्रकार दिखते हैं। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति की। देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति जैसे कि नाम से पता चलता है भूमध्य सागर के आसपास की वनस्पति। देखिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय लिखा है, इसे आप भूमध्य रेखा मत समझना। भूमध्य सागरीय मतलब यूरोप अफ्रीका के जो मध्य भूमध्य सागर पाया जाता है, यहाँ पर उस भूमध्य सागर की बात की गई है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति यह महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर पाई जाती है। इससे पहले अभी हमने देखा था कि शीतोष्ण सदाबहार वन यह महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं और भूमध्य सागरीय वनस्पतियां यह महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में पाई जाती हैं। तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां यह अधिकांशतः यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। लेकिन ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में भी पाई जाती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के आसपास आपको वन्य जीवन कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। और यहाँ पर पाए जाने वाले फल हैं संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर। नींबू वंश के फल पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। देखिए साथ ही हमें यहाँ पर बताया गया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक फल पाए जाते हैं, इसलिए भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इस पॉइंट का आपको याद रखना है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है,
भूमध्य सागरीय वनस्पति को। अब हम बात करते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन कहाँ देखने को मिलते हैं? यह उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में देखने को मिलते हैं। इसे टैगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैगा क्या है? तो टैगा एक प्रकार के शंकुधारी वन होते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का प्रयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ये इतने लंबे होते हैं कि इनका प्रयोग कागज बनाने के लिए भी किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम में आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ वृक्ष हैं चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन के बारे में आपको याद रखना है कि यह उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। शंकुधारी वन को टैगा वन भी कहते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं चीड़ और देवदार, और यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू। यहाँ आपको शंकुधारी वनों में देखने को मिलते हैं। देखिए, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। तो टैगा का अर्थ क्या है? शुद्ध या अनछुआ। रूसी भाषा में टैगा को शुद्ध या अनछुआ भी कहा जाता है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि शंकुधारी वन किस प्रकार दिखते हैं, और ये हिमाच्छादित शंकुधारी वन हैं। शंकुधारी वन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शंकु के आकार के होती हैं, जिससे बर्फ अगर गिरती है तो यह पेड़ों पर नहीं रुकती, बर्फ सीधे जमीन पर आ जाती है। अब हम बात करते हैं घास स्थल की। तो घास स्थल क्या होते हैं? देखिए, घास स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर आपको पेड़ देखने को नहीं मिलते, जहाँ पर आपको केवल घास ही देखने को मिलती है। तो घास स्थल में हम बात करते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास स्थल की। तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं यह भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्रों में उगाते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। तो ये जो घास होती है ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। इसके एग्जाम्पल दिया है अफ्रीका का सबाना घास स्थल। तो अफ्रीका के सबाना घास स्थल में आपको 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक की घास देखने को मिलती है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आपको हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ आदि जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं यह भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये घास 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक भी बढ़ सकती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है अफ्रीका का सबाना घास स्थल। और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ आदि यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पर दिया गया है शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों एवं महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। तो जो शीतोष्ण घास स्थल है यह 45 डिग्री के आसपास के अक्षांशों में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है उत्तरी अमेरिका का प्यारी। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी होती है और पौष्टिक होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर हैं जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। देखिए, यहाँ पर अब हमें विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं उनकी लिस्ट दी गई है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल हैं पूर्वी अफ्रीका का सवाना, ब्राजील का कंपोस, वेनेजुएला का लानोस। आपसे पूछा जाता है कि कंपोस कहाँ
का घास स्थल है? तो कंपोज यह ब्राज़ील का घास स्थल है। और यह किस प्रकार का घास स्थल है? यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि कौन से देश में कौन सा घास स्थल पाया जाता है और यह किस प्रकार का घास स्थल है। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में आते हैं अर्जेंटीना का पैम्पास, उत्तरी अमेरिका का पेयरी, दक्षिण अफ्रीका का बेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया का डॉन। तो यह कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल दिए गए हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं टुंड्रा वनस्पति के बारे में। तो टुंड्रा वनस्पति क्या है? देखिए, टुंड्रा वनस्पति हैं ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं जहाँ पर आपको अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है और यह ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होती हैं। यहाँ बहुत ही सीमित प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। इन्हें हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होती हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। तो जो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है यहाँ पर अत्यधिक ठंड पाई जाती है और यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर आपको मोटी चमड़ी देखने को मिलती है जो कि उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बालरस किस प्रकार दिखता है, ध्रुवीय भालू और ये सील। तो इस प्रकार ये सभी जानवर टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।